या फ्रेंड्स आज की वीडियो में बात करने वाले हैं समाज के विषय में। फ्रेंड्स आप लोग की बहुत सी क्यूरीज थी कि सर समाज को बताइए, समाज को बताइए। तो आज की वीडियो में आपको समाज के विषय में एकदम एक एक पॉइंट एकदम खोल के रख देंगे, ए टू जेड। किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होने वाली है। अगर फ्रेंड्स आप यह 10 से 15 मिनट के वीडियो में आप एकदम सीट बेल्ट एकदम बांध के रखिएगा। क्यों? क्योंकि जो होते हैं कोई भी पॉइंट छूटना नहीं चाहिए। आप कहीं चौराहे में बैठे हो, कहीं स्कूल में हो, कहीं भी हो, आप अपना सीट बेल्ट 10 से 15 मिनट के लिए कंसंट्रेट कर लीजिएगा। इसमें आप कोई भी टेंशन मत लीजिएगा, सभी पॉइंट्स आपको इसी वीडियो में याद होने वाले हैं। ठीक है, जहां भी है कंसंट्रेट हो जाइए, अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि यह जो होते हैं 10 से 15 मिनट का जो वीडियो जो होता है आपके जीवन में अमूल चूल परिवर्तन करने वाला है। आप पूछोगे कैसे? इसलिए क्योंकि अगर आप शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे होंगे तो यह जो होते हैं वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। इसलिए क्योंकि जो होते हैं अगर समाज में जो होते हैं लगभग 3 से 4 प्रश्न जो होते हैं आपको समाज से मिल जाता है। तो यह जो होते हैं इसीलिए कह रहे हैं कि अमूल चूल परिवर्तन होने का मतलब यही है भाई कि यह 3 से 4 नंबर आपको जो होते हैं फ्री का है, आप आसानी से ले सकते हैं। और किस सिर्फ 10 से 15 मिनट के वीडियो में। ठीक है, तो चलिए हम बिना देर किए हुए अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए। कहीं भी हो, किसी चौराहे पे हो, कहीं भी हो, किसी मोहल्ले पे हो, कहीं नुक्कड़ पे हो, जहां भी हो, 10 से 15 मिनट के लिए आप कंसंट्रेट हो जाइए और पूरे समाज को पॉइंट टू पॉइंट महाभारत को संक्षेप में समझ लीजिए। ठीक है, क्योंकि बहुत बच्चे की थ्योरीज थी कि सर समाज बताइए, तो समाज बता रहे हैं। ध्यान दीजिएगा कि समाज की हम क्या बताएंगे, परिभाषा क्या होता है, प्रकार क्या होता है और उदाहरण। और प्रत्येक समाज के मैं 5-5 उदाहरण लिया हूं और जितने भी उदाहरण लिया बहुत सिंपल है और बहुत आसानी से आप लोग को दिमाग में फिट होने वाला है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। पहला परिभाषा देखिएगा। परिभाषा क्या है समाज की? कहा कि समाज का जो अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण होता है। क्या होता है? एक बार बताइएगा, मुंह से बोलिएगा, क्या होता है? संक्षिप्तीकरण होता है। अब क्या कह रहा है? अब आप लोग कहेंगे कि हमको नहीं समझ में आया कि संक्षिप्तीकरण है क्या। तो आपसे बता दें कि जब 2 या 2 से अधिक शब्दों को जोड़कर, ठीक है, एक नया, ठीक है, या छोटा शब्द बनाने की जो प्रक्रिया होती है वही संक्षिप्तीकरण है। कहे कि भैया हमको वो भी नहीं समझ में आया, तो कहो, हम बताएंगे चलो कोई बात नहीं है, आगे बढ़ते हैं, आगे समझ में आ जाएगा। आगे चलते हैं, आगे देखिएगा। अब इसको सरल परिभाषा समझिएगा। समाज की सबसे सरल डिफिनेशन, जहां 2 या 2 से अधिक शब्द मिलकर एक अर्थ प्रकट करें उसे समाज कहते हैं। अब तो समझ में आया ना? अब तो सबको समझ में आ गया? कमेंट करके जरूर बताइएगा कि यह जो होते हैं परिभाषा समझ में आई कि नहीं। ठीक है, जहां 2 या 2 से अधिक शब्द मिलकर एक अर्थ प्रकट करें वह उसे क्या कहेंगे? हम समास कहेंगे। ठीक है, 2 शब्द मिलेंगे और उसको मिलकर जो होते हैं एक अर्थ में निकलेगा जिसको हम समास कहेंगे। अब इसमें भी क्या सोचने की बात है भाई, 2 शब्द रहेंगे, उसको मिला दिया जाएगा, उसको जो होता है एक अर्थ निकलता रहेगा, वही समास है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब आप लोग पूछेंगे कि समास होते कितने हैं, तो अभी हम बताएं कि समास बताएंगे, परिभाषा बताएंगे और इसके बाद उदाहरण बताएंगे। तो चलिए हम इसको देखते हैं, 1 मिनट। अब देखिए, अब क्या होता है कि समास की प्रकार। ध्यान दीजिएगा, समास के जो होते हैं प्रकार। समाज के अगर एक्चुअल देखा जाए तो मुख्यतः अगर जो परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो 6 प्रकार के हमारे पास होते हैं। अब कोई बच्चा कहेगा कि तत्पुरुष समास के 2 प्रकार होते हैं, जिसकी उसी बात, ये मत सोचिएगा। ठीक है, ये प्रश्न नहीं आता, बस ये दिमाग में रखिएगा कि जो होते हैं समाज के जो होते हैं मुख्यतः 6 प्रकार होते हैं। और वह कौन कौन से जो परीक्षा में पूछा जाता है, मैक्सिमम आपसे यही पूछा जाएगा कि यह जो होते हैं इसके उदाहरण पूछ लिए जाएंगे और उसको पहचानने का ट्रिक, जितना कि इस वीडियो के लिए आपके लिए पर्याप्त है। अगर आप इतना देख ले रहे हैं तो 4 से 5 नंबर जो होते हैं आपको एकदम निष्फिक्र, टेंशन फ्री होके आपको जो होते हैं आपके शिक्षक भर्ती की परीक्षा में आप एकदम अच्छे से कर लेंगे। ठीक है, कोई भी इस प्रकार की समस्या नहीं होगी। चलिए, कौन कौन से समास होते हैं? पहला देखिएगा कि अव्ययी भाव समास। ठीक है, ओवरव्यू नहीं देंगे, अभी हम आपको नीचे जो होते हैं एकदम स्पष्ट पॉइंट टू पॉइंट एकदम खोल के एकदम आपके सामने प्रस्तुत कर देंगे। ठीक है, ए टू जेड। दूसरा है तत्पुरुष समास। ठीक है, तीसरा है हमारा बहुब्रीहि समास। ठीक, चौथा है द्वंद्व समास। ठीक है, पांचवा है द्विगु समास, समझ में आ गया। छठा है हमारा कर्मधारय समास। ठीक है, आगे चलते हैं, बस इतना ही समझिएगा। बस देखिए, अब ध्यान दीजिएगा कि अव्ययी भाव समास होता क्या है भाई। अब तो हमको बता दिए कि मुख्यतः 6 प्रकार के समास होते हैं। अब कोई बच्चा कहेगा 4 भी प्रकार के होते हैं, वो भी होते हैं भाई, कुछ कंडीशन में होते हैं, हम मानते हैं, लेकिन जो परीक्षा में पूछा जाता है इसको समझो। ठीक है, आगे चलते हैं। अव्ययी भाव समास देखिएगा। अव्ययी भाव समास की परिभाषा समझिएगा कि अव्ययी भाव समास कहते किसको हैं। अगर परिभाषा समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं आएगा तो वो भी कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो प्रश्न है, देखिएगा कि ऐसा समास जिसमें पहला पद प्रधान हो। मतलब कहने का मतलब, अगर एक शब्द लिखा है जिसका पहला पद, आगे वाला जो पद है प्रधान है, तो वह जो होता है समास हमारा अव्ययी भाव समास कहलाएगा। ठीक है, किसी भी प्रकार की समस्या
नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मतलब पहला पद जो होते हैं समास होना चाहिए, पहला पद जो होते हैं अव्यय होना चाहिए। ठीक है, अगला और प्रधान होना चाहिए। ठीक, अब देखिए इसका उदाहरण देखिएगा, उदाहरण क्या है। अब हम क्या कहें, पहला पद जो होते हैं, एक बार आप फिर से परिभाषा देख लीजिएगा, देख लीजिए कि पहला पद जो है, ध्यान दीजिएगा कि पहला पद प्रधान होता है और दूसरा पद क्या होता है, गौण होता है। ठीक, इतना तक समझ में आ गया, आगे चलते हैं। अब इसमें पहला पद जो होता है हमको प्रधान और दूसरा पद गौण होता है। जैसे यथाशक्ति, देखिए ये शक्ति अलग हो गया, यथा अलग हो गया, ये अव्यय पद हो गया। जो आगे वाला जो होता है अव्यय हो गया, इसे कहते हैं प्रधान भी पद है, अव्यय पद भी है, दो चीज होता है। दो शब्द कहेंगे, कभी कभी हम इसको कहते हैं जो पहला वाला जो पद होता है कि वह पूर्व पद जो होता है प्रधान होता है, या तो इसी को कहते हैं हम अव्यय होता है। ठीक है, ऐसे भी कह सकते हैं। देखिए समय है, समय में देखिए कुछ जुड़ा है, ये जुड़ा है यथा, सुंदर में जुड़ा है अति। ठीक है, अब जो ये पहला जो शब्द है, जहां भी पहला शब्द होते हैं प्रधान दिख जाए तो वह समास कौन सा हो गया, अव्ययी भाव समास। किसी भी प्रकार की समस्या, एनीवन, कुछ भी, अगर थोड़ा भी डाउट हो तो बताना। ठीक है, तो ये जो होते हैं हमारे, जिसका पहला पद जो होते हैं प्रधान हो या पहला पद जो होते हैं अव्यय हो, उसको हम क्या कहेंगे, तत्पुरुष या अव्ययी भाव समास। किसी भी प्रकार की समस्या कोई नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब चलिए हम आगे चलते हैं। दूसरा जो हमारा समास है तत्पुरुष समास, थोड़ा ये टाइपिंग एरर हो गया। ठीक है, इसको समझ लीजिएगा, ये तत्पुरुष समास है। ठीक है, अब तत्पुरुष समास की परिभाषा क्या होती है। ठीक है, ये परिभाषा पूछता है, कभी कभी आपसे ऐसे एग्जांपल दे देगा, वो पूछेगा कि भैया ये बताओ ये कौन सा समास है, मतलब ये आप कह देगा जिसका दूसरा पद प्रधान होता है उसको कौन सा समास कहते हैं। ठीक है, तो आप मारेंगे तत्पुरुष समास। जिसका पहला पद प्रधान होता है उसको क्या कहते हैं, तो अव्ययी भाव समास। ऐसे प्रश्न बनता है एग्जाम में। ठीक है, इसीलिए मैं पूरे एकदम कंप्लीट जो होते हैं, जो पॉइंट्स हैं, उन्हीं को निचोड़ इसमें लाया हूँ। ठीक है, अब इसका परिभाषा देखिएगा। परिभाषा क्या है कि ऐसा समास जिसमें दूसरा पद प्रधान हो। अब दूसरा पद से हमको कुछ नहीं समझ में आया तो अब कुछ मत समझिए। ठीक है, अगर समझ में आ गया दूसरा पद प्रधान होता है तो ठीक है, नहीं तो ये समझिए जिसका संधि विच्छेद जो होते हैं, जिसका संक्षिप्तीकरण किया जाए, उसमें कारक चिन्हों का प्रयोग हो। अगर कारक चिन्ह का जो प्रयोग हो रहा है वही कारक, जैसे जो हम लोग बचपन में पढ़ा करते थे, कर्ता ने कर्म को करण से, मतलब वही कारण जो होते हैं कारक, आप जो होते हैं अगर किसी भी समास का विच्छेद करते समय आपको बीच में उपयोग मिल जाए तो वह समास कौन सा होगा, तत्पुरुष। यहाँ से समझ में आ गया। अगर यहाँ से नहीं समझ आता ये समझिए दूसरा पद प्रधान हो। चलिए हम उदाहरण के साथ देखते हैं। देखिएगा उदाहरण में देखिए दिया है कि राजा का पुत्र, बहुत अच्छी बात है भाई, राजा का पुत्र मतलब राजपुत्र मतलब होता है राजा का पुत्र। भैया इसमें देखिए कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। ठीक है, कर्ता ने कर्म को, है ना, कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। तो अब देखिएगा पुस्तकालय है। ठीक है, तो पुस्तकालय में पुस्तकों का घर होता है, इसमें भी कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। और दूसरा पद देखिए, इसमें पुत्र प्रधान है, राजा तो बहुत है लेकिन इनके पुत्र की प्रधानता बताई जा रही है, तो वही कह रहा है कि दूसरा पद प्रधान हो। कहा है कि पुस्तकालय, कालय मतलब घर, पुस्तक तो बहुत है, घर किसका है, पुस्तक का। ठीक है, ये समझ गए। अब गृह कार्य, कार्य तो है, बहुत सारे कार्य हैं। ठीक है, गृह तो बहुत हैं लेकिन हमको कार्य जो होता है, समझ गए, कार्य जो तुम्हारे माने उत्तर पद हो गया, उत्तर पद प्रधान होता है। ठीक है, सेवा देखिए, जन बहुत है, जन बहुत, जन मतलब होते लोग, लेकिन इसकी सेवा जो होते हैं कुछ ही लोग करते हैं, तो दूसरा पद प्रधान हुआ कि नहीं। जब जिसका दूसरा पद प्रधान हो जाए, ठीक है, तो उसमें कौन सा समास होता है, तत्पुरुष समास होता है। अगर पूछा जाए इसमें कारक चिन्ह का प्रयोग हो तो उसमें कौन सा समास होता है, तो वो भी बताएंगे तत्पुरुष समास होता है। क्योंकि देखिए ये देखिए कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, ये सब देखिए कारक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दूसरे पर। अगला प्रश्न देखिए, अगला पॉइंट देखिएगा कि बहुव्रीहि कौन सा है, बहुव्रीहि। अब पूछोगे भैया बहुव्रीहि क्या है, पहला पद बता दिए, दूसरा पद बता दिए, प्रधान है। अब इसमें कहेंगे कि ऐसा समास जिसमें कोई भी पद प्रधान ही न हो। अब कहोगे भैया जब दोनों माने अव्ययी भाव समास में पहला पद प्रधान था, अब तत्पुरुष समास में माने उत्तर पद प्रधान था, तो अब कहोगे बहुव्रीहि क्या बचा, कहें कि हम कहेंगे इसमें कोई भी पद प्रधान ना हो। अब कहोगे भैया कि अब ये कैसे समास बन सकता है, बनेगा भाई, बता रहे हैं कैसे। देखिएगा जब कोई पद प्रधान ही नहीं है तो किसी तीसरे शब्द को इंगित करेगा। ठीक है, इतना तो समझ में आया। अगर वह किसी चीज को जो होते हैं दो में से किसी को नहीं होगा तो वह तीसरा को होगा कि नहीं, तो वही कह रहा है कि अगर न तो पहला प्रधान है न तो दूसरा प्रधान है, लेकिन तीसरे को इंगित करेगा। यह चीज ध्यान दीजिएगा। ठीक, अब देखिएगा प्रश्न, जैसे हम कुछ है उदाहरण। ठीक है, जैसे दशानंद दे दिया ना, 10 है आनंद जिसके, अर्थात 10 सिर वाला, अर्थात रावण। रावण कहाँ से आ गया, हम तीसरा पद हो गया। ठीक है, तीसरा पद को इंगित कर रहा है, मतलब उत्तर पद न तो पहला पद प्रधान हुआ न तो दूसरा पद प्रधान हुआ, इसमें कौन सा तीसरे पद को और इंगित कर रहा है, रावण की ओर कह रहा है। तो यह चीज समझ गए। चतुर्भुज को इसी प्रकार समझ लीजिए, दीन दयाल को समझिए, नव दुर्गा को। अब कहा नव दुर्गा वाली, अर्थात अच्छा लक्ष्मी जी जो दुर्गा के रूप है, तो वही चीज कह रहा है कि जिसमें
दोनों पद प्रधान ही न हो, नौ दुर्गा वाली दीन दयाल। तो अब समझ गए ना कि मतलब कहने का मतलब ये कि जिसके तीसरा पद प्रधान हो, तीसरा तीसरा पहला न पद हो न दूसरा तीसरे की ओर इंगित करता हो, प्रधान नहीं है लेकिन इंगित करता है, वह चीज जो होते हैं हमारा जो होते हैं हम उसको बहुव्रीहि समास कहते हैं। ठीक है, और एक दो एग्जाम्पल देते हैं। जैसे कह सकते हैं बहुव्रीहि समास में हम कह सकते हैं कि पीताम्बर। अब कहोगे पीताम्बर भी आगे भी है इस बात में, अच्छा ये थोड़ा विवादित है, ठीक है, लेकिन पीताम्बर पीला है अंबर जिसका। अब भैया ये तो हमको नहीं समझ में आया, पीला है अंबर जिसका मतलब तीसरा पद किसको ये डिपेंड कर रहा है, वह श्री कृष्ण की ओर डिपेंड कर रहा है ना, तीसरे को इंगित कर रहा है ना, तीसरा पद की ओर। तो वही कह रहा है कि पहला न प्रधान हो न दूसरा प्रधान हो, तीसरे को इंगित कर दे तो बहुव्रीहि समास हो रहा है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। अब आ गया द्वंद्व समास। द्वंद्व सबसे आसान ट्रिक, जिसमें डैश हो, दो शब्द लिखा हो, इस तरफ लिखा हो, इस तरफ लिखा हो, बीच में डैश हो, वह कौन सा समास हो जाएगा? द्वंद्व समास। मतलब जहां ये जो अब ये कहो ये क्या है, ये योजक चिन्ह होता है भाई। दो चीज होते हैं, दो चीज को जोड़ने का काम रहता है, जिसका अर्थ ही इसका अगर योजक चिन्ह होता है और होता है। ठीक है, अब देखिएगा कहा कि परिभाषा देखिए, सुनिएगा बहुत अच्छे से, बड़ा शिद्दत के साथ सुनिएगा। प्रश्न है, परिभाषा है कि ऐसा समाज जिसमें दोनों पद समान रूप से प्रधान हो। मतलब कि भैया अभी तो हम पहला पद प्रधान बता दिए, फिर दूसरा पद बता दिए, फिर तीसरे में कहेंगे भैया कोई भी पद प्रधान नहीं है, लेकिन इसमें कहा गया है कि भाई दोनों रूप से समान रूप से प्रभाषित, मतलब पहला पद और दूसरा पद जो होते हैं दोनों से समान रूप से जो होते हैं प्रधान हो। ये तो समझ में आ गया साहब। अच्छा, जब ये साहब आपको समझ में आ गया तो ये भी समझ में आइए, क्योंकि एग्जाम में तो यही पूछता है ना, दे देगा राम लक्ष्मण में कौन सा समास है। तो आप जो होते हैं साहब इतना बस ध्यान दीजिएगा, ये देखिए गोला दिख रहा है थोड़ा थोड़ा ना, बस इतना पकड़िएगा, जहां भी दिखे आंख बंद करिएगा और गोला रगड़िएगा बी, जो भी ऑप्शन हो इसका टिक आराम से मार दीजिएगा, क्योंकि इसमें योजक चिन्ह का प्रयोग है। अगर कभी कभी ये भी पूछ लेता है जिसमें दोनों पद की समानता हो, दोनों जो उत्तर पद और गौड़ पद जो होते हैं, पूर्व पद और गौड़ पद समान रूप से प्रधान हो, तो उस समास को क्या कहेंगे, यही परिभाषा ही पूछ लेता है। तो इसका सही जवाब मारेंगे कि जो होते हैं द्वंद्व समास। अगर आपको उदाहरण पहचानना है तो यह जो होते हैं बीच में जो होते हैं जो गोले हैं, आप जो होते हैं इस चीज को समझ लेंगे। ठीक है, अगर फ्रेंड्स हमारी मेहनत पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा फ्रेंड्स, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, एक प्यारा भरा कमेंट जरूर लिखिएगा कि यह वीडियो आपको कैसा लगा और आप कितना समझ में आया। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आ गया द्विगु समास। अब द्विगु समास है कोई समास ही नहीं है भाई। द्विगु मतलब उसको भी ऐसे आंख बंद करिए, जैसे आंख है ना, आंख को इसे बंद कर लीजिए भैया, आंख वो दोनों बंद कर लीजिए, आंख बंद करके बस ऑप्शन बी सी जो भी हो ऑप्शन तुरंत मार दीजिएगा। अब इसमें कह रहा है कि आगे एक बार परिभाषा समझ लेते हैं भाई, ये तो हम ट्रिक तो बाद में बता देंगे कि कैसे इसको पहचानना है। आगे इसको ये समझिए कि ये है कैसे। द्विगु समास होता क्या है कि ऐसा समास जिसमें संख्या से संबंधित शब्द प्रधान होते हैं। ठीक है, मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि कुछ नहीं भाई, ये देखिए एक एग्जाम्पल है। ठीक है, ऐसे प्रश्न एक बार पूछा था कि ऐसे समाज जिसमें संख्या से संबंधित शब्द प्रधान होते हैं उस समाज को क्या कहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? द्विगु समास। हम ऐसे कहेंगे कि ऐसे समास जिसका पहला पद जो होता है संख्यावाची हो, मतलब संख्यावाची मतलब कोई भी संख्या हो, जहां आपको संख्या मिल गया आप तुरंत मार दीजिएगा कि यहाँ द्विगु समास है। ठीक, अब कहोगे भैया कि अब इतना हमको नहीं समझा कि संख्यावाची क्या सब में दिखेगा, तो हाँ सब में दिखेगा। कैसे दिखेगा देखिए, चौराहा में चौ दिख गया, त्रिलोचन में त्रि दिख गया, पंचवटी में 5 दिख गया, सप्त सिंधु में सप्त दिख गया, द्वारका में द्वा दिख गया। कहने का मतलब क्या, पूरे पद में देखिए जो है संख्या दिख रहा है, जब कहीं भी संख्या दिखी जाए तो द्विगु कहेंगे। अब कहोगे हमको समझ में नहीं है कि हमको भैया कैसे और पहचान लेंगे, और आसान बताइएगा। ग मतलब होता है गणित, ग मतलब क्या होता है गणित, गणित मतलब होता है संख्या, तो संख्या मतलब कहीं भी संख्यावाची दिखे तो यहाँ क्या मानेंगे? द्विगु समास। किसी भी कोई प्रकार की समस्या, अगर समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, इसका भी सोल्यूशन है। और अच्छा लगे तो हमारा मोटिवेट करिएगा हमको भी। हाँ, कर्मधारय समास। ठीक है, अब कर्मधारय समास क्या होता है? अब इसको देखिए, थोड़ा बच्चे इसमें थोड़ा कंफ्यूजन इसमें, और एक होता है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में ध्यान दीजिएगा कि वह तत्पुरुष समास जो होते हैं अगर किसी का संक्षिप्तीकरण करेंगे तो उसमें हमके कारक चिन्ह हमको मिलेंगे। ठीक है, इतना चीज आपको मालूम होना चाहिए। लेकिन जो हम जो होते हैं कर्मधारय करते हैं उसको इसका आगे एग्जाम्पल अगर परिभाषा पढ़ते हैं कि परिभाषा क्या है इसका। ऐसा समास जिसमें दोनों पद समान रूप से, ध्यान दीजिएगा, समान रूप से समानाधिकरण, मतलब कि एक ही वस्तु का वर्णन करते हो। अब क्या है भैया, एक ही वस्तु का वर्णन करते हैं, इसका क्या मतलब नहीं समझ में है? आगे चलिए सब समझाते हैं ना। विशेषण और विशेष का संबंध होता है। कहा भैया हमको ये परिभाषा हमको नहीं समझ में है, हम कहा चलो नहीं आता है तो छोड़ दो, कोई टेंशन नहीं है, आगे बढ़ो।
जो चीज छूट गया भाई छूट गया। लेकिन हाँ अब इसको देखो, अब आसान भाषा में समझो। आसान भाषा में कहा है कि जहां एक पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य हो। अब तो समझ में आया ना कि जो पहला पद और दूसरा पद जो होता है, जो पहला पद हो वह क्या है, विशेषण हो, दूसरा पद क्या हो, विशेष्य हो। अब तो समझ में आ गया। अब जहां पर विशेष और विशेषण का गुण मिल जाए तो वहां कौन सा समास होगा, वहां पर कर्मधारय समास होगा। मैंने 2 से 4 बार यही प्रश्न पूछा है, जिसमें पहला पद विशेषण हो और दूसरा पद विशेष्य हो, उसमें कौन सा समास होता है। तो आप अंधाधुन आंखें बंद करके आराम से मारिएगा, टेंशन फ्री, कभी भी गलत नहीं होगा। बस इतना ही कहेंगे। अब कहोगे भैया उदाहरण बताइए। अब उदाहरण कौन कौन से ध्यान दीजिएगा। उदाहरण देखिएगा, पहला है नीलकंठ। अब देखिए नील हो गया, नीला और कंठ। कंठ मतलब क्या हो गया, विशेष्य हो गया। और ये क्या हो गया, नीला क्या होगा, विशेषण हो गया। अगर आप लोग को विशेष और विशेषण पढ़ना हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं इसको भी एकदम आसान भाषा में बता दूंगा, ठीक है। विशेष हो गया और ये हो गया विशेषण, किसी भी प्रकार की समस्या। अब फिर कहा महान पुरुष, तो इसमें महान जो शब्द हो गया वह क्या हो गया, विशेषण, और जो पुरुष होता है वह विशेष हो गया, ठीक है। फिर पूछा है कि गोकर्ण मतलब माने गाय कर्ण, ठीक है। इसी में लाल पुष्प हो गया, धर्मराज हो गया। तो कहने का मतलब जिसका पहला पद जो होते हैं विशेषण हो, दूसरा पद विशेष्य हो, कर्मधारय समास, ठीक है। अब किसी भी अगर आप लोग 1 मिनट के लिए मेरे कहने से आंख बंद करिएगा, सीट में बंधा रहिएगा, आप जहां भी हैं आंख बंद करके बस ये सोचिएगा कि ये कौन कौन से प्रकार हैं। मेरे कहने पर जरूर एक बार सोचिएगा, कभी भी लाइफ में नहीं भूलेंगे, कभी भी बता रहे नहीं भूलेंगे कि पहला समास में क्या था, दूसरे समास में क्या था, पहले पद में कौन सा प्रधान था, दूसरे पद में कौन सा पद प्रधान था, इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं था, इसमें संख्यावाची था, किसमें जो होते हैं दोनों पद समान रूप से जो होते हैं प्रधान थे। और जो लास्ट वाला था जो कौन से पद में, मतलब ये आप आंख बंद करके एक बार सोच लीजिएगा और लाइफ में बता रहे कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। तो इतना ही कहेंगे। अगर फ्रेंड्स हमारे वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। अगर विशेषण पढ़ना चाहते हैं तो लास्ट में कमेंट में बताइएगा, इसको भी एकदम आपके सामने पॉइंट टू पॉइंट A to Z एकदम खोल के एकदम रख देंगे, सरसरी नज़र से पूरे चीज जो होते हैं आपके सामने पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही, बस इतना ही कहेंगे कि अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और एक प्यारा भरा हमारे लिए कमेंट जरूर करिएगा। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, जय श्री अकाल। आपके पिता और माता को मेरा शुभ संध्या। धन्यवाद।